हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। बच्चों यहाँ पर आज मैं आपको इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स और डूएस डायरेक्टेड के कुछ सेंटेंस इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स के सेंटेंस को आपको कैसे सोल्व करना है। यदि एग्जाम में आपको इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी सारी दिक्कतें समाप्त होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रत्येक सेंटेंस को अच्छे से समझना और कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और उसमें नोट डाउन करते जाइए कि यदि इस प्रकार का सेंटेंस यदि आपको एग्जाम में आता है तो उसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है इस वीडियो में फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद में मैं ले रहा हूँ डूएस डायरेक्टेड। यहाँ पर ये दोनों में आपको कवर करवा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हमारा जो पहला सेंटेंस दे रखा है, राम इज सीटिंग राधा एंड सपना। ओके, तो ये बिटवीन आना चाहिए कि अमंग आना चाहिए। तो ये हमेशा के लिए मैं यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं समझना है, पहले तो ये देखना है कि बिटवीन और अमंग का मतलब क्या होता है। तो दोनों का मतलब बच्चों के बीच में होता है। बात को समझना, दोनों का अर्थ क्या होता है, के बीच में होता है। ओके, अब यहाँ पर क्या बिटवीन आना चाहिए कि अमंग आना चाहिए, तो बिल्कुल आप समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना। बिटवीन का यूज कब होगा बच्चों, जब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में एक या दो व्यक्ति की बात हो। एक या दो व्यक्ति की बात हो तो आप बिना सोचे समझे आंख बंद करके बिटवीन लगा देना। लेकिन यदि आप यहाँ पर यानी कि यहाँ पर यदि राधा एंड सपना नहीं आता, यहाँ पर चिल्ड्रन आ जाता है ना, या मेनी मोर आ जाता है, एक या दो से अधिक यदि आ जाता, तो आपको आंख बंद करके अमंग का प्रयोग करना है। समझ गए मेरी बात को। अब आपको यहाँ पर आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसमें बिटवीन आना चाहिए कि अमंग आना चाहिए। मतलब क्लियर हो रहा है कि राधा एंड सपना सिर्फ दो की बात हो रही है। इसका मतलब बच्चों इसमें 100% क्या आएगा, इसमें 100% बिटवीन आएगा। यानी कि आपको यदि इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो आप बिल्कुल आप आराम से सेंटेंस को बना दोगे। आगे देख लो, आर्टिकल का प्रश्न। पता है आपको आर्टिकल का प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है और आता ही आता है। तो मैं आर्टिकल का प्रश्न के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, समझना जरा। यहाँ पर आया मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। तो देखो, मून जब भी इस है ना वर्ड के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति यदि स्पेशली यदि वहां एक ही है, ठीक है, तो वहां पर आपको बिना किसी सोचे समझे द लगाना है। ठीक है, वैसे तो हमने पढ़ भी रखा है कि नदी, पर्वत, पहाड़ है ना, रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक ग्रंथ, ये सब के साथ में द का प्रयोग होता है। लेकिन बच्चे, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर ए और एन में भी कंफ्यूज होते हैं। तो एक और मैं आपके लिए, लाडले बच्चों, मैं आपके लिए एक टिक लेकर आया हूं, यानी कि ए और एन हमेशा के लिए आपका यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझना ये है कि ए का प्रयोग कब करना है, यानी कि हिंदी के व्यंजन वर्ण तो आप जानते होंगे ना। हिंदी के व्यंजन वर्ण के साथ में आप आंख बंद करके ए लगा दो, और हिंदी के जो स्वर वर्ण हैं, उन स्वर वर्णों के साथ में आप एन लगा दो। अब ये स्वर और व्यंजन का पता कैसे चलेगा, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। ही इज और उसके बाद में रिक्त स्थान है ये। ओके, और ही इज ए में, समझना, ही इज एम ए। अब यहाँ पर ही इज एम ए आया, इस उदाहरण को भी आप नोट डाउन कर लेना। ही इज एम ए एक उदाहरण आया, इसमें आर्टिकल का प्रयोग करना। तो आप इस एम को लिखेंगे तो एम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये ए क्या है, ये ए अपने आप में एक स्वर है, और स्वर के साथ में मैंने अभी क्या लिखवाया आपको, एन आर्टिकल का प्रयोग होता है, और व्यंजन के साथ में आपको ए आर्टिकल का प्रयोग करना है। ठीक है, और स्वर के साथ में एन लगाना है। समझ गए ना। मतलब आपके यहाँ से आर्टिकल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहे हैं। आगे देख लो भैया, यानी कि प्रश्न क्रमांक थर्ड में क्या पूछ रहा है, मंडे कम्स संडे। भैया ये बताओ जरा, सोमवार रविवार के बाद आता है कि पहले आता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बिफोर और आफ्टर, यानी कि बिफोर मतलब होता है कि पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है बच्चों, बिफोर का मतलब होता है कि पहले, और आफ्टर का मतलब क्या होता है, कि बाद में। आफ्टर का मतलब होता है कि बाद में। अब आप बताओ जरा मुझे कि जो रविवार जो है वो सोमवार के बाद आता है कि पहले आता है। तो रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार आता है के बाद, यानी कि आफ्टर का प्रयोग होगा। क्लियर है। यदि ये सेंटेंस आपको एग्जाम में आता है तो आप
आराम से बना दोगे। आगे देख लो सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर वी ओबे आवर टीचर्स, भाई हमें हमारे शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यदि हम शिक्षकों की आज्ञा का पालन करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम सक्सेस होंगे, ठीक है। तो पेरेंट्स की तो हम आज्ञा का पालन करते ही हैं, बट साथ साथ में हमें शिक्षकों की आज्ञा का पालन भी बच्चों करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ना, वो राइट आंसर आपका मस्ट हो जाएगा, ठीक है। समझना जरा, द बुक इज द टेबल, समझना जरा, यहाँ पर भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं मैं। बिना किसी सोचे समझे आपको यदि ओन का प्रयोग आता है तो सरफेस यदि हो, सरफेस क्या होता है भैया, सरफेस होता है यदि कोई भी व्यक्ति ऊपरी सतह से स्पर्श यदि कर रहा हो तो वहां पर बिना किसी सोचे समझे आप ऑन का प्रयोग कर देना। द बुक इज ऑन द टेबल, भाई टेबल पर ही तो बुक रखी है ना, उससे स्पर्श हो रहा है तभी तो हम ऑन का प्रयोग कर रहे हैं। यदि किसी भी डे यदि आए, डे के पहले भी आपको आंख बंद करके ऑन का प्रयोग कर देना है, ठीक है। तो यहां से भी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आगे देख लो, आई हैव रीड बुक, क्या लिखना चाहिए, मैनी मस्ट लगा दूं। देखो जहां पर भी काउंटेबल हो, काउंटेबल जिसको मैं उंगलियों पर गिन सकूं, काउंटेबल का जहां पर भी प्रयोग हो वहां पर आंख बंद करके आप मैनी लगा दो। मच का प्रयोग हमेशा आपको बच्चों, मच का प्रयोग मात्रा के लिए करना, ये लाइन भी नोट कर लो। मच का प्रयोग मात्रा के लिए, मैनी का प्रयोग संख्या के लिए। मच का प्रयोग मात्रा के लिए, मैनी का प्रयोग संख्या के लिए। मतलब समझ रहे हैं ना, मात्रा का मतलब जैसे कि दूध आ गया, मिल्क है ना, दूध, मिल्क, वाटर, शुगर, ये सब गिन सकते हैं क्या, ये तो इनकी तो मात्रा होती है, इसका मतलब इसमें मच का प्रयोग होना चाहिए, समझ गए ना। और यहाँ पर संख्या का यदि आती है तो फिर वहां पर आपको मैनी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस ये जो थोड़े इंपॉर्टेंट जो हमने बताए, बट ठीक है, आप अच्छे से इनको समझ लेना, आप डेफिनेटली आराम से सेंटेंस बना दोगे, ओके। इससे रिलेटेड सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ओके। आगे देख लो भैया, डू इज डायरेक्टेड वाला सेंटेंस समझ लो। देखो यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड वाले सेंटेंस में क्या करना है, यानी कि पहले को पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करना है। समझना जरा, एक ही बार में मैं सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। डू इज डायरेक्टेड वाले सेंटेंस में क्या करना है, पास्ट के सिंपल में चेंज करना है। बना देते हैं पास्ट के सिंपल में, मतलब पास्ट के सिंपल में यहाँ पर सुमन आया है, इसका मतलब इस जो प्ले है ना, इस मेन वर्ब के साथ में बच्चों एस ईएस या आईईएस जुड़ेगा इस मेन वर्ब के साथ में, क्योंकि यहाँ पर नेम आया है। ऐसा कब होता है, यदि आपके सेंटेंस में ही शी इट और नेम यदि आ जाए तो आपको ये करना है, और यदि नेम नहीं आता है तो फिर आपको V1 का V1 ही प्रयोग करना है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लेस लिखूंगा, ओके। आगे देख लो, नंबर सेकंड सेंटेंस, सिंपल पास्ट में चेंज करना है। सिंपल पास्ट में मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब गो से क्या हो जाएगा बच्चों, वेंट करना है, द वोमेन वेंट बैक। तीसरा देख लो, इंग्लिश, उसके बाद में इज आएगा, आर आएगा। तो देखो भैया, इंग्लिश जो है अपने आप में एक वचन यदि होती है, ठीक है, बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग तो बिल्कुल आंख बंद करके इज लगा दो, ठीक है। आगे देख लो, यहाँ पर सेंटेंस डिफरेंट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट होता है लिपियां, यानी कि जो हम लिखते हैं, तो यहाँ पर लिपियां हो गया, बहुवचन हो गया, तो बहुवचन के साथ में क्या लगाया, अभी मैंने बताया आपको बहुवचन के साथ में आर लगाना है, ओके। नेक्स्ट देखो नंबर 5, हेल्थ इज, हेल्थ कैसी है, किस में चेंज करना है, कॉम्परेटिव में चेंज करना है। तो कॉम्परेटिव में बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जो गुड, बेटर, बेस्ट, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव वर्ड है। ये गुड वर्ड क्या है, एडजेक्टिव वर्ड, पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसका बेटर बनेगा और फिर लास्ट बनेगा बेस्ट, ठीक है। तो अब हम क्या लगाएंगे, इसमें कॉम्परेटिव चाहिए, मतलब यहाँ पर लगा देंगे हम बेटर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आंसर बेटर। आगे देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर वॉक आएगा, वॉकिंग आएगा। देखो इज आया है ना, गुड एक्सरसाइज, भाई तैरना या चलना आपके लिए अच्छा व्यायाम है कि नहीं है, मतलब यहाँ पर वॉकिंग आएगा। और मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर एक सीधा सा और कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा, इसमें समझना जरा। यदि आपको कौन सा भी सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंटरोगेटिव किसी भी सेंटेंस में चेंज करने के लिए आ जाए बच्चों, तो बहुत ही सरल है। यहाँ पर एक उदाहरण मैं और लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर आई राइट ए
लेटर। मैंने एक सेंटेंस और लिखा यहाँ पर, सेंटेंस नोट कर लो कॉपी में। आई राइट अ लेटर, एग्जाम में आ गया बच्चों, इसका नेगेटिव बना दो। तो देखो मैं हमेशा के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आई के बाद में आपको डायरेक्ट नॉट नहीं लगाना है, यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर डू नॉट लगा देंगे, ठीक है। यदि आई वी यू और दे यदि आ जाए तो फिर आपको डू नॉट लगाना है, बात को समझ गए है ना। और यदि यहाँ पर आपका ही शी इट और नेम आ जाए तो बिना किसी सोचे समझे वहां पर आप डज नॉट लगा देना। मैंने जो लिखा है इसको नोट कर लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको ये सब कुछ, ठीक है ना, समझ गए ना। आप आराम से नेगेटिव बना दोगे। लेकिन यदि इंटरोगेटिव आ जाए है ना, या यदि कौन सा भी सेंटेंस, एक और सेंटेंस लेता हूं जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस आ गया, सर बना दो इसका इंटरोगेटिव या नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाना मतलब बहुत ही इजी, मतलब आप क्या करोगे, यहाँ तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दे रखी, तो नेगेटिव बनाना मतलब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना, आपका सेंटेंस 100% नेगेटिव बन जाएगा। समझना बात को, ठीक है। आपका सेंटेंस नेगेटिव बनाना मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना। यदि यूँ कह दिया जाए कि काम करो सर, आप इस सेंटेंस को किस में चेंज कर दो, यानी कि जो सेंटेंस लिखा था उसको इंटरोगेटिव में चेंज कर दो। मैंने सेंटेंस लिखा था ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब क्या करा था हमने, पहले नेगेटिव बना था, इंटरोगेटिव आ जाए सर इसका इंटरोगेटिव बना के बता दो, तो इंटरोगेटिव में कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको। जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के पहले फेंक दो, मतलब इज ही, पूरा सेंटेंस लिख दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो, आपका आराम से इंटरोगेटिव बन जाएगा। आपको बस ये इतना ही ध्यान में रख लो। और यदि वो बोल दे कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना दो, तो फिर क्या करना है, इस सब्जेक्ट यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब ले लो, फिर सब्जेक्ट ले लो और फिर नॉट लगा दो, आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आराम से बन जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ना। इस प्रकार से आपको इंटरोगेटिव बनाना, अफर्मेटिव बनाना, किसी भी टेंस में चेंज करना बहुत ही सरल और आसान। बस आप इन टिप, जो मैंने टिप एंड ट्रिक्स आपको दिया है, इसको ध्यान में रखो और अपने आप को तैयार करो और आगे बढ़ो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे सक्सेस हो। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ भैया, प्रत्येक वीडियो में हमारा मेहनत लगता है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा से, जगत से जुड़ी हुई सारी तमाम जानकारी, न्यूज़, खबर सारा आपको देखने को मिलता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक अपने आप को वार्षिक परीक्षा के लिए अच्छे से मजबूत कर लो। मैं बहुत ही शीघ्र आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।